सर एक सेकेंड. ओके सर इसके लॉज एक बार फिर से पढ़ा दो प्लीज. देखिए, हमें तो पढ़ना था थर्मोडायनेमिक्स में 2 लॉ पढ़ने थे. ठीक है, फर्स्ट था मेरे पास जीरोथ लॉ. ठीक है, जीरोथ लॉ होता है, डिफाइन करता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को. ठीक है, कहता क्या है, कोई भी अगर मैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया, सपोज कर लीजिए ये एक सिस्टम, यहाँ पे मेरे पास कोई एक यहाँ पे कोई एक पार्टीशन है जो हीट को अलाउ नहीं कर रहा, बट यहाँ पे एक पार्टीशन है जो हीट को अलाउ कर सकती है. ठीक, तब मैंने सिस्टम लिया ए, यहाँ पे कोई सिस्टम लिया बी, यहाँ पे कोई सिस्टम लिया सी. इनिशियली तीनों का टेम्परेचर डिफरेंट है एंड तीनों में देखूँ कि हीट एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता. तो इन दोनों का टेम्परेचर चूँकि डिफरेंट, तो इसमें हीट का एक्सचेंज होना शुरू हुआ. कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए. सिमिलरली इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होना शुरू हुआ. कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए. तो ए एंड सी, इनका टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाएगा. उसी तरह बी एंड सी, इनका टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाएगा. तो मैं बोल सकता हूँ कि ए एंड बी, इसका भी टेम्परेचर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. तभी डिफाइन करता है किसी भी तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में हीट का एक्सचेंज तब तक हो सकता है जब तक उनमें के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस 0 होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होता. तभी डिफाइन करता है कि टेम्परेचर वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो किसी भी दो सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तब इस पर्टिकुलर लॉ को हम जीरोथ लॉ बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टर्म होता है मेरे पास फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ डिपेंड करता था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड. ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड. तो ये कहता था किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाई करूं या हीट इजेक्ट आउट करूं, वो दोनों ही टर्म दो चीज़ें चेंज करा सकती है, एक इंटरनल एनर्जी और एक वर्क डन. इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है? फुलफिल करता है. तो इस डी क्यू को बोलते हैं हम लोग हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड, डी यू को बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डी डब्ल्यू को बोलते हैं हम लोग वर्क डन. ठीक, तो ये सिंपली कहता है फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम कैन बी यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग इंटरनल एनर्जी एज वेल एज डूइंग वर्क. ठीक, अब इसके बेस मैंने आपको अलग अलग एक्सप्लेनेशन डिफाइन की थी कि इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड, इसका फॉर्मूला होता है एन टाइम्स ऑफ सी डी टी, इसकी वैल्यू होती है एन टाइम्स ऑफ सी वी डी टी, एंड इसकी वैल्यू होती है पी डी वी. एंड ये अलग अलग प्रोसेस में हमने 4 तरह के प्रोसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक. एंड हम चारों अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाई कैसे कैसे चेंज करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. ठीक है, यस सर. ओके, तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है. जो आगे के जो टर्म्स हैं, मतलब हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये सारी चीज़ें सिलेबस से हटा दी गई हैं. वो सब सेकंड लॉ पे बेस्ड होता है. ठीक है, तो वो सब सिलेबस में नहीं है सर, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया था. तो हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था. आगे बताइए कौन सा चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूँ आज? हेलो, सर वो सर्कुलर मोशन एक बार करा दो.
सिर्फ सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन हमें 3-4 जगह पढ़ना है। सर्कुलर मोशन पढ़ना है हमें वेक्टर में, फिर पढ़ना है हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी पावर में एंड रोटेशनल मोशन में। तो चारों कंबाइनली एक साथ पढ़ा दूं जो सिर्फ सर्कुलर मोशन का पार्ट है, या अलग चारों अलग? पढ़ा दो सर, या अच्छा, हाँ हाँ चारों पढ़ा बेहतर दो। है, एक साथ पढ़ लीजिए, बेहतर है। ओके, देखिए सर्कुलर मोशन सिंपली बोलिए कि एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करता हो। कैसे? जैसे हम बोलूँ कि मेरे पास पार्टिकल के सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? किसी इंस्टेंट पे देखूँ तो पार्टिकल का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक। नेक्स्ट इंस्टेंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर जाएगा, यहाँ पे होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, अगले पॉइंट पे यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर मोशन जिसमें हर डायरेक्शन पे या हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज करता हो, तब उस पर्टिकुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो आप बोलिएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट ईच पॉइंट, तब उस पर्टिकुलर मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब इस सर्कुलर मोशन में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फर्दर दो तरह का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक। तो हम मेनली तीन तरह से पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को। पहला यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो फर्स्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसको हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हर इंस्टेंट पे सेम हो, तब उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो आप बोलिएगा स्पीड या वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो, चेंज ना करते हो, तब उस पर्टिकुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज करता होता है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, थोड़ी देर बाद डायरेक्शन इधर है, थोड़ी देर बाद इधर है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर मैं वेलोसिटी लूँ तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड एंड दूसरा होता है उसके पास डायरेक्शन, ठीक। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज कर रही है, ठीक। तो इसी चेंज करने की वजह से, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी बोल सकता हूँ। एंड उस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक। तब एक सवाल पूछा जाता है, वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप बोलिएगा ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट ईच पॉइंट चेंजेस, सो वी कैन से कि वेलोसिटी चेंजेस एंड चेंज इन वेलोसिटी विल कॉज एक एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर्टिकुलर मोशन में अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मोशन कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, किसी दूसरे इंस्टेंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है। तो एक मेरे पास पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, किसी नेक्स्ट पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन इधर हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं ताकि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफाइन किया जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक। एंड ये चेंज इन वेलोसिटी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, इसीलिए उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, मतलब एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर, ठीक। इसलिए इसका नाम होता है सेंटर सीकिंग। तो चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो, उसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है,
उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमने सिंपली डिफाइन किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं किसको है, वो पर्टिकुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो वेलोसिटी की, तब उस पर्टिकुलर मोशन को या उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर मोशन में डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करता होता है, एंड चूंकि चेंज इन डायरेक्शन अगर मैं पॉइंट करूं तो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, इसलिए इसको मैं बोल सकता हूँ सेंटर सीकिंग और एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर। तो वहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन हुआ, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट करता है? मतलब उसका जो चेंज इन डायरेक्शन है वेलोसिटी का, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन किया, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर है। तो मैं इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक वेलोसिटी ये थी, एक वेलोसिटी ये थी, तो दोनों का चेंज अगर मैं डिफाइन करूँ अकॉर्डिंग टू वेक्टर टर्म, तो ये टर्म हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। इसका जो डायरेक्शन होगा किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ, एंड यही टर्म लीड किसको डिफाइन कर रहा है, इस एक्सेलरेशन को, एंड इसीलिए उस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर है। ठीक, एंड ये किसकी वजह से अराइज हुआ, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, इसीलिए उसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यस सर। सेंट्रीपिटल जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग और एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर, मतलब हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग होता है। ठीक है, यस सर। ओके। अब हमें क्या करना होता है, इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू डेराइव करनी होती है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे डेराइव करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे था पहले, ठीक, लेट्स से v, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी किसी इस पॉइंट पे, ये भी v, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। तब इस सेंटर वाले पॉइंट के बेस पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये दोनों कुछ एंगल चेंज करता होगा, लेट्स से थीटा। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट चेक करूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, अब इसके लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, तो एक मेरे पास पाथ ये है, एक मेरे पास पाथ ये है, ताकि दोनों की चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। तो ये भी मेरे पास v, ये भी मेरे पास v, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो ये मेरे पास हो गया डेल्टा v। सिमिलरली अगर मैं इसको रेडियस के बेस पे ड्रॉ करूं इस वाले ट्रायंगल को, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये मेरे पास रेडियस, ये भी मेरे पास रेडियस, एंड इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, ये टर्म, ये सामने वाला टर्म ये, तो ये भी मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये भी मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड ये मेरे पास थीटा चेंज। तो हमने क्या किया, इस वेलोसिटी के बेस पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, एंड इस ट्रायंगल के बेस पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर, क्योंकि हमने क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि या तो दो एडजेसेंट साइड का रेशियो सेम सेम हो जाए, एंड उसके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए, एस ए एस से, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर, बाय क्राइटेरिया एस ए एस। तो जो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो इसका रेशियो उसके रेशियो के साथ, एंड इसका रेशियो इसके रेशियो के साथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, अब हमें क्या करना है, डेल्टा एस को उस साइड ले जाइए, बाकी सारे टर्म्स को उस साइड ले जाइए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बी बाय आर टाइम्स डेल्टा एस। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में टाइम से डिवाइड कर देते हैं, एंड इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मुझे इंस्टेंटेनियस बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट यूज़ करते हैं। ठीक, तो लिमिट टाइम बहुत स्मॉल अप्रॉक्स टेंस टू ज़ीरो, तो यहाँ पे भी लिमिट लेते हैं, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो।
तो कोई भी फंक्शन जिसमें ये लिमिट डिफाइंड हो तो ये पूरी क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस हो जाती है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस किसके बेस पे, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब इस क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूँ dv/dt। तो ये राइट साइड में बच जाएगा v/r, ये हो जाएगा ds/dt। एंड उसी ds/dt को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इसी क्वांटिटी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी v/r टाइम्स v इंटू वी स्क्वायर, एंड dv/dt को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसीलिए a इज इक्वल टू सिंपली v²/r। एंड ये जो एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन, इसलिए इसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आया समझ? यस सर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा, जैसे मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ है, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, किसी इस पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी v1 है, किसी दूसरे पॉइंट पे गया, उसकी वेलोसिटी v2। तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक, वो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता हो एंड उसके डायरेक्शन में भी चेंज आता हो, दोनों चेंज करता हो, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज आए एंड डायरेक्शन तो चेंज हर पॉइंट पे कर ही रही है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन, उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, एंड डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक। तब यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ, देखिए मैग्नीट्यूड उसका बाउंड्री के अलॉन्ग है, बाउंड्री के अलॉन्ग या इस पर्टिकुलर पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड जो चेंज करेगा वो इस बाउंड्री के अलॉन्ग डिफाइंड होगा, इसीलिए एक एक्सेलरेशन जो उसके मैग्नीट्यूड के चेंज करने की वजह से उस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल, तो इसको हम लिखते हैं at। दूसरा एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से, तो वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होता है, इसलिए उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। अब ये दोनों किसी एंगल पे इंक्लाइन होंगे, सपोज कर लीजिए इन दोनों का अपना रिजल्टेंट होगा A, तो ये क्या होगा, किसी एंगल पे इंक्लाइन होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ से एन एंगल ले लिया थीटा, ठीक। तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो अब बोलिएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वो पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों चेंज करती हो। तो मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दो तरह का एक्सेलरेशन एक्ट करता हो, तब उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। चूँकि मैग्नीट्यूड उस पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एक्ट करता है। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। तो दो वेक्टर अगर आ गया तो उनका रिजल्टेंट हम निकालते हैं, तो a इज इक्वल्स टू रूट अंडर x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, एंड चूंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए इतना ही टर्म बच जाता है। अब अगर मुझे a की वैल्यू गिवन होती है, ac की वैल्यू या at की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती, तो मैं कैसे फाइंड आउट करता, तो यूजिंग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर AC जो उस A के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos कॉम्पोनेंट ऑफ A, एंड उसी तरह AT वो उसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ साइन कॉम्पोनेंट ऑफ A, ठीक। एंड अगर मैं इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दूँ ताकि tan थीटा आ जाए, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। तब इस पर्टिकुलर मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टर्म होता है
जैसे यहाँ पे मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करने की वजह से, तब इसको सॉल्व करूँगा तो ए सी सिंपल किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए टेंजेंशियल है तो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी बाई डी टी, जो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा था। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हमने पीछे डिराइव की थी, वो कितना था मेरे पास, वेलोसिटी का स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना है उसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? सर ये नहीं समझ आया। देखिए, मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें उसके सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या करती हो, चेंज करती हो। तब उस पर्टिकुलर वेलोसिटी में दो कंपोनेंट, एक मैग्नीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन। तो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा, अगर उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता हो तो दोनों चीज़ चेंज करेगी, तब उस सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है, उसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग एक्ट करता है, इसीलिए उसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, इसीलिए उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। दूसरा, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, पीछे मैंने डिफाइन किया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एंड जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, इसीलिए मैंने ए सी डिफाइन किया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपको बोले S which is displacement of particle along circular path is equals to pt square plus 4, ठीक, आपको पूछे फाइंड AC AT at t is equals to 2 seconds, तो मैं पहले क्या करूँगा, ये S डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो कितना आ गया, 2t प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब मेरे पास ये जो टर्म आया वो क्या आ गया, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इस पर्टिकुलर टर्म को अगर मैं t की वैल्यू पुट कर दूँ 2 सेकेंड, तो वो इस 2 इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी उसको डिफाइन करता है। तो v इज इक्वल टू 2 to the 4 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के बेस पे एक्सेलरेशन डिफाइन करूँ तो उसको बोलूँगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर बाय r। तो 16 अपॉन r, रेडियस जितना भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। बट इसी टर्म में ये जो वेलोसिटी यहाँ पे वो फर्दर टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब एक वेरिएबल वैल्यू है। तो वेरिएबल वैल्यू है तो वेलोसिटी फर्दर चेंज कर सकती है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी को, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्चुअली में डिफाइन कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। तो मैग्नीट्यूड के चेंज करने की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है, उसका नाम होता है टेंजेंशियल। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सपोज कर लीजिए जो पाथ है सर्कुलर, उसका रेडियस 2 मीटर है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, v की वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ गया, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या एंगल सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया कुछ? यस सर। तो हमने सिंपली डिफाइन किया गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता था तो उसमें सिर्फ एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करता है, इसलिए दो डिफरेंट एक्सेलरेशन, एक डायरेक्शन चेंज करने की वजह से सेंट्रीपिटल, मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से टेंजेंशियल। आया समझ? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चूँकि मैग्नीट्यूड इसका चेंज कर रहा है तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती हो तब, मतलब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज या कांस्टेंट रेट से डिक्रीज अगर करती हो तब उसके लिए हम फाइंड करते हैं। तब देखिए, तब हम पढ़ते हैं जैसे नॉर्मली मेरे पास जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन में ये पढ़ते थे, एक आर्क लिया मैंने, ठीक, यहाँ से एक रेडियस ले लीजिए, ये भी मेरे पास है रेडियस, ये भी मेरे पास रेडियस, यहाँ से यहाँ तक कुछ आर्क होगा, इस आर्क को आप डीएल बोल दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये मेरे पास एंगल, स्मॉल एंगल डी थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला तो था ना, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, या लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू
थीटा टाइम्स रेडियस या r टाइम्स डी थीटा, ये रिलेशन होता है। ठीक, एक्चुअली में जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास जो एंगल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dl क्रॉस r। अदरवाइज मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको लिखूंगा तो dl इज इक्वल्स टू डी थीटा टाइम्स r। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, dl बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू r। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इस क्वांटिटी क्या बोलते हैं, ओमेगा एंड टाइम्स r। तब यहाँ पे डिफाइन करते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ r। तब कुछ रिलेशन, जैसे हमने ट्रांसलेशनल टर्म डिफाइन किया था, उस टर्म को रोटेशनल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे u होती थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट होता है। तो u इज इक्वल्स टू सिंपली r टाइम्स ओमेगा नॉट। वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नॉर्मल ओमेगा, ऐसा। वहाँ पे एक्सेलरेशन a, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज r अल्फा। तो ये सारी चीज़ें टेंजेंशियल, किसकी वजह से, मैग्नीट्यूड के चेंज करने की वजह से वो वाली टर्म ले रहा हूँ। ठीक, उसी तरह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर एल होता है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो r टाइम्स थीटा ऐसे डिफाइन करते हैं। तब मेरे पास सर्कुलर मोशन दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, और एक को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ कांस्टेंट हो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज डिक्रीज करती हो, तब उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो जैसे हमने मोशन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s is equals to ut plus half at square, and simply b square is equals to v square is equals to u square plus 2 times of as, and एक लास्ट टर्म आपने पढ़ा होगा s nth is equals to u plus a by 2 times 2n minus 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होता है वहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन डिफाइन किया था। इसी टर्म को अगर मैं सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन डिफाइन करूं, तो मैंने कहा यहाँ पे v की जगह पे ओमेगा आ जाता है, तो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, मतलब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास v square is equals to u square plus 2 times of alpha into theta, and theta nth is equals to initial velocity plus alpha by 2 times 2n minus 1। तो सिंपली जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उसी टर्म को मैं ट्रांसफॉर्म करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंड इन इक्वेशन को अगर आपस में इंटरचेंज करना है तो ये रिलेशनशिप याद रखते हैं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। आया समझ? हेलो, यस सर। ओके। अब कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो जैसे हम स्ट्रेट लाइन में कुछ टर्म पढ़ते थे, कुछ कन्वर्जन, जैसे हम पढ़ते थे वहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो वहाँ पे हम पढ़ते थे किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड दे रखी हो 5/18 मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन पर सेकेंड। वन रोटेशन का मतलब होता है जो टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री, बट हम इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजरमेंट लेते हैं, इसीलिए उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। उसी तरह एक अनदर टर्म होता है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर
मिनट। तो इसका मतलब होता है एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, और एक मिनट में कितना सेकेंड्स होता है 60। तो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस टर्म को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड्स में। ठीक, एंड उसके बेस पे अगली चीज़ होती है थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना होता है 2 पाई, तो n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में टोटल एंगल कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई n। तो यहाँ से n से नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं, बेसिक कन्वर्जन एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो टर्म डिफाइन होता है। अब जैसे इसमें बेस मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक, सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन बोले कि व्हील ऑफ अ कार है, ठीक, सपोज व्हील ऑफ रेडियस अगर आपको दे रखा हो, सपोज कर लीजिए 21 सेंटीमीटर, अगर रोटेटिंग एट सपोज कर लीजिए 600 RPM, ठीक, एक्सेलरेट्स टू 1200 RPM, ठीक, इन 4 सेकेंड, ऐसा मैं मान लिया। तो आपको पूछेगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, दूसरा पूछेगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने होगा इस पर्टिकुलर टाइम में, एंड उस पर्टिकुलर टाइम में वो कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। आपको रेडियस पता है, रेडियस इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर्स पर्टिकुलर व्हील के लिए। ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ ओमेगा नॉट। तो 600 यहाँ पे आरपीएम है, मैंने कन्वर्ट करने का तरीका बताया, 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 20 पाई। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है 1200, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 2 पाई बाई 60, 6 टू ज़ा 2 टू ज़ा 40 पाई। टाइम आपको दे रखा है कितना 4 सेकेंड। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, अल्फा फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। हेलो, यस सर। कुछ समझ आ रहा है ना आपको, या नहीं समझ आ रहा तो फिर बताइए, मैं बताता हूँ और फिर से तो ये एक्सप्लेन। वाला फिर से समझा दो। ओके, मैंने जैसे कहा कि कन्वर्जन, जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे ना कन्वर्जन, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में एक कन्वर्जन होता है रोटेशन पर सेकंड। वन रोटेशन का मतलब होता है कंप्लीट सर्कुलर पाथ, एंड कंप्लीट सर्कुलर पाथ में टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। उस 360 को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पाई, इसलिए रोटेशन पर सेकंड को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एंगल रेडियन के टर्म में हम निकालते हैं। दूसरा कन्वर्जन होगा आरपीएम दे रखा होगा, रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो एक रिवोल्यूशन में टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, पर मिनट एक मिनट में कितना सेकेंड्स 60 सेकेंड्स। तब ये पूरा टर्म रोटेशन रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। थर्ड चीज़ होती है मेरे पास थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नंबर ऑफ रोटेशंस के टर्म में होगा। एक रोटेशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, तो अगर n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है तो टोटल एंगल कितना डिस्प्लेस्ड हो जाएगा 2 पाई टाइम्स n। या यहाँ से अगर मुझे नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना हो तो n इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ टोटल एंगल सबटेंडेड अपॉन एक रोटेशन में कितना एंगल है 2 पाई, उसके बेस पे। तब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया कि सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई कार है, उसकी व्हील 21 सेंटीमीटर की है, रोटेट करना शुरू हुई, पहले इनिशियली 600 आरपीएम से रोटेट कर रही है, एक्सेलरेट की कितना तक 1200 आरपीएम से, कितने टाइम में 4 सेकेंड में। तो ये जो टर्म है वो इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं इसको बोलता हूँ ओमेगा नॉट। आरपीएम में इसलिए मैं 2 पाई में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नॉर्मल रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्वांटिटी हो गई रेडियन पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है 1200 आरपीएम, तो 1200 इंटू 2 पाई बाई 60, तो हो जाएगा 40
पाई रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें से आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ एंड देन वहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है एंड टी पता है। तो मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट, मतलब 40 माइनस 20 इज 20 पाई अपॉन 4, 20/4 इज 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको यूज करके आपको जो भी टर्म फाइंड करना हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कोई भी टर्म फाइंड करना हो, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए। थीटा इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। या आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरे पास, 20 पाई, टाइम कितना है 4, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी थी 5 पाई इंटू टी स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, ठीक। 2 से 16 कैंसिल आउट 8 टाइम्स में, तभी हो जाएगा कितना 24 ज़ा 80 पाई, प्लस 5 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40 पाई, तो टोटल टर्म हो जाएगा 120 पाई रेडियन, ठीक। ये मेरे पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड करने होते हैं। तो नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए कितना अमाउंट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय पर, मतलब एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल है 2 पाई, तो 120 अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 60 रोटेशंस या 60 रिवोल्यूशंस। अब अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, लीनियर डिस्टेंस L, तो हमारे पास फॉर्मूला था r टाइम्स थीटा। रेडियस कितना दे रखा था 21 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और 3.14, 7 3 ज़ा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट, 12 3 ज़ा 36, 32 6 2 ज़ा 72, 72 792 79.2 मीटर, मतलब इतना डिस्टेंस वो क्या कर सकता है, ट्रैवल करेगा 4 सेकेंड में। कुछ आया समझ क्या क्या मैंने सॉल्व किया? यस सर। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो सिंपली आप उसको रिलेट कीजिए ट्रांसलेशनल टर्म के बेस पे। एंड इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक, इसमें आरपीएम दे रखा होता है एंड नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन होता है, बट करना सेम टर्म होता है, जैसे हम वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते होते हैं उसी तरह यहाँ पे भी इक्वेशन सॉल्व करते होते हैं। तो ये मेरे पास पूरा टर्म होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक। यहाँ तक तो मुश्किल? नो सर। ओके, कभी कभी आपको ये इक्वेशन डेराइव करने के लिए बोल सकते हैं कि डेराइव सिंपली इक्वेशन ऑफ दीज, आपको इक्वेशन दे देगा, बोलेगा डेराइव दीज इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, तो आप कैसे डेराइव कीजिएगा। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब ये वेलोसिटी टाइम क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, तो आप सिंपली लिखिए लेट अल्फा, वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स डी टी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अल्फा टी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तब यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा इज इक्वल्स टू अल्फा टी माइनस 0। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, या ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेम अगर मुझे सेकेंड इक्वेशन फाइंड करना हो, थीटा इज इक्वल्स टू यू नॉट या ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो वहाँ पे आप सिंपली इक्वेशन लिखिए ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। सो डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स डी टी, ओमेगा की वैल्यू आप ये टर्म पुट कर दीजिए,
तो ओमेगा की जगह पुट कीजिए ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टाइम्स टी डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट थीटा है। सॉल्व कीजिएगा एग्जैक्टली आपको सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको थर्ड इक्वेशन फाइंड करना है तो थर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय टाइम, बट थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, थीटा से एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, थीटा से एक बार डिवाइड कीजिए, तब यही क्वांटिटी कुछ ऐसी आ जाएगी, थीटा अपॉन टाइम, ठीक, एंड ओमेगा अपॉन थीटा। थीटा अपॉन टाइम इज वेलोसिटी विच इज ओमेगा, इस थीटा को उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड डी ओमेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे थीटा 0, फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे थीटा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। तो इस तरह 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और रोटेशन के आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। यहाँ तक समझ में आया? जिस तरह सेम ट्रांसलेशनल मोशन फाइंड करते थे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम उसी तरह यहाँ पे एंगुलर मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। सर एक बार फिर से करवाता हूँ। अच्छा, देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसके बेस पे, देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक। तो इसको, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले अल्फा लेते हैं, अल्फा इज एक्सेलरेशन, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी बाय टाइम। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टाइम। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक। अल्फा बीइंग कांस्टेंट, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, उसको मैंने बाहर ले लिया। टाइम 0 से पे उसकी वेलोसिटी यू नॉट होगी स्टार्टिंग जहाँ से है, टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी फाइनल ओमेगा होगी। अब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो जिस तरह अगर आपको dx को इंटीग्रेट करना है तो उसका कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं होता, तो मैं उसको 1 मानता हूँ, तो 1 को मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन का नॉर्मल फॉर्मूला आता है, जो भी पावर हो उसमें 1 प्लस कर दीजिए एंड सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इसीलिए dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ पे डी ओमेगा उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ओमेगा, तो डी ओमेगा उसका इंटीग्रेशन ओमेगा हो गया। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तब ये टर्म हो जाएगा अल्फा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट, फिर अल्फा, एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए एक बार लोअर लिमिट, तब ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, ये माइनस में उससे जाएगा प्लस में अल्फा इंटू टी। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन होता है। ये समझ आया? यस सर। ओके, अब देखिए इसी तरह मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ तो कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं, लेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इस वेलोसिटी की वैल्यू यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये टर्म हो जाए कितना, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज किया था, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी टाइम्स डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, देखिए टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो यहाँ पे अगेन डी थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था dx, इसका इंटीग्रेशन x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डी टी, तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट इंटू डी टी
इसका इंटीग्रेशन प्लस अल्फा टी डी टी इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके टी तक, 0 से लेके टी तक। अब डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ओमेगा नॉट टी अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अल्फा टी पे पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक, अब उनकी वैल्यूज सब पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 0, यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा ओमेगा नॉट, तो ये हो जाएगा टी माइनस 0, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 एंड टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो अगर पूरे इक्वेशन को देखिए तो 0 0 हटा दीजिए तो आपका सिंपल इक्वेशन क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस अल्फा बाई 2, या इसको हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये समझ आया? यस सर। ओके, एंड इसी तरह अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या होता है, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के टर्म में चाहिए होता है, तो हम आप मानते हैं लेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम। बट यहाँ पे टाइम है, मुझे इसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्प्लेसमेंट एक बार डिवाइड कीजिए। अब इस टर्म को हम रीअरेंज करते हैं, कैसे, डिस्प्लेसमेंट को ऊपर इधर ले जाइए तो डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, एंड ओमेगा इधर ले जाइए तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। अब इस डी थीटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट 0 इनिशियली, तो वेलोसिटी ओमेगा नॉट, डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो वेलोसिटी फाइनल। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अल्फा बिंग कांस्टेंट, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक, इस 2 को उस साइड में अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये टर्म हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इस टर्म को उस साइड भेज दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर या ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा थीटा। तो इस तरह से आप तीनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल? नो सर। ओके, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन तब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो सर्कुलर पाथ में, उसके बेस पे डिफाइन करते हैं। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली हो तब उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट चीज होती है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सारी चीज़ें वेरिएबल होंगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सारी चीज़ें वेरिएबल होंगी। वेरिएबल इन द सेंस टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगी या डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फंक्शन होगी, वो सब किसी न किसी टर्म के डिपेंडेंट होगा, फंक्शन होगा। तब उसके बेस पे हम सॉल्व कैसे कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सिंपली हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म, तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे उसके बेस पे, इस टर्म के बेस पे। नेक्स्ट मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। या नहीं तो अगर वेलोसिटी इटसेल्फ गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा डी टी इंटीग्रेशन बाई डी टी इंटीग्रेशन, मतलब ओमेगा के टर्म में दे रखा हो फंक्शन
एंड मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्सेलरेशन, ठीक। तो इसके लिए वेलोसिटी गिवन होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाय डी टी। ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे ओमेगा टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो तब। अदरवाइज एक अनदर फॉर्मूला होता है वी डी ओमेगा बाय डी टी। ये कब डी थीटा, ये कब जब ओमेगा थीटा डिपेंडेंट फंक्शन होता है। तो सिंपली आपको इक्वेशन दे देगा एंड उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके जो भी अननोन टर्म होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलस मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक। तब इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। आया समझ? यस सर। ओके, अब हमने डिफाइन कर दिया कि जितने भी सर्कुलर मोशन है सारे टर्म्स इस तरह से होते हैं, ठीक। अब इस सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अभी तक हम सर्कुलर मोशन डिफाइन करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन दो तरह से, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इसमें सबसे पहली चीज आती है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक। बैंकिंग ऑफ रोड, याद है कुछ बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता था, पढ़ा है आपने? नो सर। देखिए, कहता है कि कोई भी ट्रैक या रोड अगर वो कर्व रोड हो, ठीक है, तो कर्व रोड के ऊपर कोई भी अगर व्हीकल मूवमेंट करे तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने की वजह से, जो उसको आउटसाइड ले जाने की कोशिश करता है। तब उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो कर्व रोड है वो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाता है इस तरह, ताकि ये इंक्लिनेशन उस पर्टिकुलर गाड़ी को एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करे ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर पाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सपोज कर लीजिए कोई एक गाड़ी है, ठीक, ये नॉर्मली मैंने कोई गाड़ी अज्यूम की। अब इसमें क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करता होगा इस ऑब्जेक्ट पे वर्टिकल डायरेक्शन में, विच इज एम जी। सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक नॉर्मल रिएक्शन ले लिया। अब अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ले लूँ एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ, तो ये इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो ये इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, तब ये हो जाएगा एन कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक। दूसरा टर्म होता है इसमें फ्रिक्शन एक्ट करता होता है इस पर्टिकुलर पाथ के लॉन्ग, जो उसके मोशन को क्या करता है, आउटसाइड ले जाने से प्रिवेंट करता है, इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर जाने की कोशिश करेगी, इसलिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ। इस फ्रिक्शन के लिए अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूँ तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो इस कंपोनेंट को मैं एफ कॉस थीटा एंड ये कंपोनेंट मेरे पास एफ साइन थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के आउटसाइड, तो उस पर्टिकुलर टर्म को मैं बोल सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर। अब क्या कीजिए, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं उसके बेस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस हैं अगर मैं उसको देखूँ, ठीक। सक्शन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं कोई दूसरी क्लास ले रहा हूँ, ये टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं,
नहीं तो मैं आपकी क्लास थोड़ी देर में लूँगा 6:30 अराउंड, ठीक है? ओके ओके, तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट है मैं पहले वो देखूँ। तो देखिए इस पे आउटसाइड जो राइट साइड में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ mv²/r। इनसाइड मेरे पास फोर्स है एक इसकी तरफ विच इज n sin थीटा, एंड एक अनदर फोर्स है कौन सा, f cos थीटा। वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इज f sin थीटा एंड ng। तो अगर मैं इस f sin थीटा को ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो अभी रहने दीजिए। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है f sin थीटा और mg ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है n cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ वर्टिकल फोर्स के साथ। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा हुआ, mv²/r पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट इज n sin थीटा प्लस f cos थीटा। उसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर n cos थीटा, नीचे mg एंड f sin थीटा। f sin थीटा को ऊपर ले जाइए तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ mg, ऊपर हो जाए बचेगा n cos थीटा माइनस ऑफ f sin थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाता है, तब मेरे पास इक्वेशन बच जाता है, ठीक, वो कुछ ऐसे b²/g/r टाइम्स n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म से पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा। तो भी पूरा इक्वेशन आ जाएगा आपका n sin थीटा बाय n cos थीटा प्लस f cos थीटा बाय n cos थीटा होल डिवाइड बाय n cos थीटा बाय n cos थीटा माइनस f टाइम्स sin थीटा बाय n cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से टर्म कट जाएंगे, ये टर्म कट जाएंगे, ठीक, यहाँ पे ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, f/n को म्यू बोलते हैं, cos कट जाएगा, ठीक, यहाँ पे cos कट जाएगा। सो पूरी वैल्यू कटने के बाद आपकी वैल्यू बच जाएगी tan थीटा प्लस f/n को म्यू बोलते हैं, वेयर म्यू इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बाय 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स tan थीटा। तो मैं यहाँ से वेलोसिटी मुझे निकालनी थी, तो v इज इक्वल्स टू gr टाइम्स tan थीटा प्लस म्यू स्टैटिक बाय 1 माइनस म्यू स्टैटिक्स टाइम्स tan थीटा अंडर रूट। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को डिराइव करना होता है, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, एंड उस पर सेफ ड्राइविंग के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड करेगी तो वो एक्सीडेंट या आउटवर्ड फॉल कर सकती है रोड के दूसरे साइड में। तो यहाँ पे बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी कर्व रोड को फ्रॉम आउटसाइड इंक्लाइन करना, उस इंक्लिनेशन की वजह से नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस पर बाहर की तरफ एक्ट कर रहा था ड्यू टू सर्कुलर मोशन, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसके नॉर्मल का एक कंपोनेंट उसको बैलेंस करता है, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? सर थोड़ी बहुत। क्या समझ नहीं आया? यस सर। ओके आगे सर। ओके, अब हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इसमें। नेक्स्ट मेरे पास होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एंड उस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन या मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग वर्टिकल सर्कल। तो कहता है कि मेरे पास कोई एक वर्टिकल पाथ है सर्कुलर
इस सर्कुलर पाथ में मैं किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहूँ तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बांध दिया, ठीक, एंड उसको रोटेट कराना शुरू किया। तो किसी वक्त वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, किसी वक्त वो हाईएस्ट पॉइंट पे, एंड किसी भी इंस्टेंट पे अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, टेंशन कितनी होगी अलग अलग पॉइंट पे, हमें ये डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम चेक करते हैं इसके हाईएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो पहले मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट, ये मेरे पास मिड पॉइंट, ये मेरे पास लोएस्ट पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे देखूं, ठीक, एट हाईएस्ट पॉइंट, तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा उसको देखते हैं। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास फोर्स एक्ट कर रहा है कौन सा, ग्रेविटी, डाउनवर्ड, ठीक। दूसरा चूंकि किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट, एंड चूंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो अवे ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ एक फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज mv²/r। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग थोड़ा स्लैग करता है, ठीक, ड्यू टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एंड उस स्लैगनेस की वजह से टेंशन अप्रॉक्स कितना होता है, 0। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अप्रॉक्स 0। अगर उसकी वेलोसिटी मिनिमम अगर मैं लेके चलूँ तब, ठीक, तो मैं क्या बोलूँगा, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल हो जाएगा। सो mv²/r आउटवर्ड डायरेक्शन में और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों आपस में इक्वल होगा। m एंड m आपस में कैंसिल आउट, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू gr अंडर रूट, ये जो वेलोसिटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये फर्स्ट पार्ट आया, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर मैं इस चीज़ को बॉटम पॉइंट पे निकालूं, लोवेस्ट पॉइंट पे, तो वहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे एट लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, वो क्या होगा, 0 अगर कोई वर्क डन नहीं होता तब। इसीलिए टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल होगा। लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी किसकी किसकी वजह से, हाफ mv² लोएस्ट पॉइंट पे प्लस mg हाइट एट लोएस्ट पॉइंट should be equals to half m velocity at highest point plus mg height at highest point। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देखिए लोएस्ट पॉइंट ये चूंकि ग्राउंड लेवल है, ठीक, तो उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 0 होगी, तो उसको हटा देते हैं, तो ये मेरे पास 0, ठीक। बाकी सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, m कैंसिल आउट, सो हो जाएगा वेलोसिटी एट लोएस्ट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हाफ m कैंसिल आउट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था gr, तो हो जाएगा gr प्लस g हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी, रेडियस प्लस रेडियस इज 2h या 2r, इस तरह। अब 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट अंडर रूट 5gr, इतनी वैल्यू आ जाती है। थर्ड पॉइंट, अगर मुझे मिड पॉइंट पे फाइंड आउट करना हो इस पॉइंट के लिए, तो अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कीजिए। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, हाफ m वेलोसिटी लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, हाफ m velocity midpoint and potential energy is mgh, तो h यहाँ पे r के इक्वल हो जाएगा। सबको सॉल्व कीजिएगा तो vm की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ gr। तो ये मेरे पास रिलेशन आया, ये कुछ समझ आया? हेलो, सर एक बार फिर से करवा दो। ओके।
देखिए हमें क्या करना है, कोई एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए टू परफॉर्म दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा। तो एक फोर्स ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक चूंकि किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता होगा नीचे की तरफ, एंड सर्कुलर पाथ के अवे एक फोर्स एक्ट करता होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv²/r। तो अब हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्ट्रिंग होता है स्लाइटली स्लैग करता है, एंड उसके स्लैगनेस की वजह से एक मतलब जो टेंशन होता है वो अप्रॉक्स 0 के इक्वल होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था टेंशन का मतलब होता क्या है, किसी भी स्ट्रिंग में उसके स्ट्रेटनेस की वजह से एक फोर्स डेवलप करना, उसको टेंशन। तो अगर स्ट्रिंग ही स्लैग कर जाए हाईएस्ट पॉइंट पे तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए मैंने अज्यूम किया कि टेंशन अप्रॉक्स कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, 0। अब एक आउटवर्ड फोर्स एक इनवर्ड फोर्स, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया एंड वहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाल ली। तो ये जो वेलोसिटी आती है वो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है। अब इसी में एक नेक्स्ट पार्ट पूछा जाता है कि मुझे बॉटम पॉइंट लोएस्ट पॉइंट वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड कीजिए। तो हमने क्या किया, लोएस्ट पॉइंट ये लिया, ठीक। लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा, हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। लेकिन चूंकि ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे कोई हाइट नहीं होगी, बॉटम पॉइंट पे ले रहा हूँ तो हाइट की वैल्यू 0, इसलिए मैं ये टर्म 0 ले लिया। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी की वैल्यू पता है आपको, हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक भी r, तो टोटल हाइट इज 2r। मैंने m कैंसिल आउट कर दिया तो ये वैल्यू इतनी आ गई, हाइट की वैल्यू मैंने 2r पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में था, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे तो 5gr आ जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आता है कि टेंशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा। तो देखिए टेंशन के लिए लोएस्ट पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा हम उसको देखते हैं। तो एक मेरे पास फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अगेंस्ट है। टेंशन एक्ट करता होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज टी, एंड डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में एक अनदर फोर्स एक्ट करता होगा mg। तो टोटल टेंशन इन दोनों फोर्सेस के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। सो टोटल टेंशन at lowest point is equals to mg plus mv square by r। v की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 5gr, पुट कर दीजिए यहाँ पे, सॉल्व कर दीजिए तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स mg। तो ये मेरे पास आता है टोटल टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होता है। उसी तरह अब मुझे कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट के लिए। तो देखिए मिड पॉइंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँ, तो हमने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ किया। एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इस पॉइंट पे, एनर्जी एट मिड पॉइंट इस पॉइंट पे, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। लोएस्ट पॉइंट पे हाफ mv² वेलोसिटी होगी, मैंने यहाँ पे डिराइव किया है, बट वहाँ पे कोई हाइट नहीं होगी क्योंकि वो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसलिए हाइट मैंने 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। मिड पॉइंट पे हाफ mv² एंड हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, r, तो r पुट कर दिया। इन सबको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, vm इज इक्वल्स टू √3gr। उस पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन फाइंड करना है कि इस मिड पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो उस पॉइंट पे देखिए कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। टेंशन एक्ट करता होगा इनवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों को आपस में क्या कर दीजिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा। तो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू पता है, तो ये टोटल टेंशन एट मिड पॉइंट इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ mg। आया समझ आप? यस सर। ओके, तो इसी तरह से हमने सर्कुलर मोशन डिफाइन कर दिया। इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, आप डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं,
ठीक है, देखिए ये तो हुआ डेराइव करने की बात। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली रिलेशन याद रखना हो तो उसके लिए मैं, ये मेरे पास कोई सेंट्रल, ये मेरे पास बॉटम पॉइंट है। किसी भी इंस्टेंट पे मुझे यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। अगर ये सम एंगल थीटा होता तब उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू रूट अंडर g इंटू आर टाइम्स 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ये होता है वेलोसिटी के लिए। अगर मुझे टेंशन निकालना हो तो टेंशन का फॉर्मूला होता है 3mg ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है टेंशन के लिए। अब देखिए अलग अलग पॉइंट पे, अगर मैं लोएस्ट पॉइंट लूँ, लोएस्ट पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं मिड पॉइंट लूँ, मिड पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट लूँ तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तब ये वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे थीटा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वेलोसिटी कितनी हो गई √5gr। तो ये वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे। टेंशन वाले वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 3 6, तो 6 mg। उसी तरह यहाँ पे cos 90 0 पुट कर दीजिए, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इज √3 टाइम्स ऑफ mg, 3 टाइम्स ऑफ g इंटू आर। एंड उसी तरह टेंशन एट मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ mg। हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा 180 डिग्री, 180 cos 180 की वैल्यू होती है -1, 3 minus 2 is 1, so velocity at highest point is simply gr under root, and tension at highest point is 0, okay, cos 180 is -1, 1 minus 1 is 0। ठीक, तो ये डायरेक्ट मेथड आप याद रखिए, उसके बेस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ओके मुश्किल? सर। नो सर। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्कुलर मोशन है वो सिर्फ इतना पार्ट आता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन आपका खत्म हो गया। ठीक है, यस सर। ओके, तो आप इतना पढ़िए। आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है? फिर डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। ओके, तो आज ही शुरू करें, कल पढ़ते हैं? कल करते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ओके, कल सेम टाइम। ठीक है, तो वो और ओके एक सर। और चैप्टर आप फिर कर लेंगे इससे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर।